बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि ईद के तीसरे रोज भी सैर व तफरी का सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात का रुख कर रही है। कोई फैमिली के साथ दामने को पहुंचा है तो कोई दोस्तों के साथ मरी में मौसम को एंजॉय कर रहा है। देर में बारिश और बर्फबारी से मौसम हसीन हुआ तो लवारी टॉप और कुमराट में लोगों का रश लग गया है। हम बात करेंगे वहाब कामरान की जानिब बढ़ते हैं। वहाब कामरान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर कैसा माहौल बना हुआ है, कैसा मौसम है? का तीसरा दिन है, आखिरी छुट्टी है और इस्लामाबाद के दामन को पर बड़ी तादाद में सयाह मौजूद हैं। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि नवाही इलाकों के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग, खवातीन सभी यहाँ पर ईद की इस आखिरी छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। दामन को पर ऊँट सवारी है, घुड़सवारी है, उसके भी लुत्फ उठाए जा रहे हैं। मज़े मज़े के खाबों के लुत्फ उठाए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के दामन को के जो मुस्तकिल मकीन हैं, जिन्हें बंदर कहा जाता है, वो भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और सयाहों की आमद से बंदरों को एक फ़ायदा ये हुआ है कि उनको मज़े मज़े की चीज़ें खाने का मौका मिल गया है। ना सिर्फ दामन को बल्कि इस्लामाबाद के जो दीगर तफरीही मकामात हैं, जिनमें शक्करपड़ियाँ है, मॉन्यूमेंट है, इसके अलावा लेक व्यू पार्क है, रावल झील है, इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर शहरी आज इस आखिरी छुट्टी को इंजॉय कर रहे हैं। और लोगों से हमारी बात भी है, उनका कहना है कि बच्चों की वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि आज धूप निकली हुई है, कल रात तक तो मौसम बहुत अच्छा था इस्लामाबाद का, लेकिन आज धूप निकली हुई है, लेकिन गर्मी शिद्दत इतनी नहीं है गर्मी की जितनी ईद के दिनों से पहले थी। बहरहाल लोग इस आखिरी छुट्टी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज तीसरा रोज़ है, गो के अभी छुट्टी में एक दिन बाकी है सिद्रा, अभी एक दिन की छुट्टी और बाकी है, लेकिन लोग ईद का जो एंजॉयमेंट है ना उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में हमने देखा कि दामन को लोग पहुंचे हैं। मकाम जब इतना खूबसूरत हो, उस पर मौसम के ये तेवर हों तो जाहिर सी बात है दिल तो मचलता है। फिर जाहिर सी बात है। और फिर जब ये छुट्टियाँ होती हैं इसको लोग यूटिलाइज़ करने के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं। चूँकि वैसे मुल्क के दूसरे शहरों में गर्मी है अभी, तो मरी का रुख इसलिए किया जाता है कि ठंडे इलाके हैं, फैमिलीज के साथ यहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ और जो तातीलात का जो है वो आज आखिरी रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है और आज भी सयाह बड़ी तादाद में मलका कौसार मरी पहुँच रहे हैं। बात की जाए अगर मौसम की, तो मौसम इन दिनों यहाँ पर बारिश होती रही, लेकिन आज यहाँ पर मौसम साफ़ हो गया और धूप निकल आई है। लेकिन बारिशों के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और यहाँ आने वाले सयाह इस खूबसूरत मौसम और यहाँ के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस दौरान मरी में हज़ारों गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन ट्रैफिक के बेहतर इंतज़ामात होने के बायस सयाहों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पर टूरिज़म पुलिस फ़ोर्स का भी बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग कर दी गई थी, जिसके बाद सयाहों को और सहूलियात मैसर आ गई हैं। मरी सिविल इंतज़ामिया और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो यहाँ पर सयाहों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो तफरीही मकामात, माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और पतराटा चेयर लिफ्ट है, वहाँ पर सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ के खूबसूरत मौसम से और यहाँ के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। ज़फ़र इकबाल रहीम अपडेट कर रहे थे। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एबटाबाद का तफरीही मकाम हरनो यहाँ ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हल्ला गुल्ला करके त्यौहार को यादगार बनाया जा रहा है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। ईद आई खुशियां लाई, छोटी ईद पर एबटाबाद में रौनकों की बहार है। तफरीही मुकाम हर नौ पर सयाहों का रश है। कश्ती रानी, झूले, ठंडे पानी में डुबकियां और ऊंट सवारी ने त्यौहार को यादगार बना दिया। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत प्लेजेंट है। सुबह से बारिश हो रही थी, बल्कि रात से ही हो रही थी, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं तो बड़े अच्छा एनवायरनमेंट है। पानी भी है, झूले भी हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के एनवायरनमेंट में कश्ती रानी वगैरह और ये जितनी भी वैली में जो भी अच्छी एनवायरनमेंट्स इन्होंने दी हुई हैं, इस कैपेसिटी में काफ़ी अच्छी यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और अच्छा लग रहा है हमें सब। शहरियों का कहना है कि सुहाने मौसम में मौज मस्ती का अलग ही मज़ा है। यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी झील है और जो है वो स्विंग्स हैं बहुत अच्छे है। फिर यहाँ का पानी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा है। सतह समंदर से 4200 फीट की बुलंदी पर सयाहों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि जन्नत नज़ीर वादी स्वात में ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे।
सयाहों की जन्नत स्वात में छोटी ईद पर लोगों की बड़ी खुशियां। फजागट में दरिया किनारे मेला सज गया। घने दरख्तों की छाव और यकबस्ता हवाओं ने सयाहों की तफरीह को यादगार बना दिया। दरियाए स्वात में चलने वाली मुकामी कश्तियों पर सैर भी की गई। लोगों को आप देख ले, यहाँ के माहौल को आप देख ले, यहाँ दरियाए स्वात का किनारा और साथ ईद का दिन, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो इधर लोग आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, ये हमारा हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस तरह इंटरटेनमेंट की ये जो चीज़ें ये बढ़ा दे। तफरीह में बच्चे भी पीछे न रहे। भूख ने सताया तो गर्म पकवानों का लुत्फ उठाया गया। हमारे दोस्त और मैं पार्क में आए, ये एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत खुशगवार मौसम भी है और हमने यहाँ बहुत एंजॉय की। ईद के मौका पर मुल्क भर से सयाहों की आमद की वजह से स्वात की सड़कों पर गाड़ियों का भी रश है। दरियाए स्वात का संगम, फजागट पार्क का सेहरंगेज माहौल और ऐसे में सुहाने मौसम ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। दूसरी जानिब इस्लामाबाद वालों को मिली दोहरी खुशी। आसमान से बूंदें बरसी और शहरियों का मूड ऐसे में खुशगवार हो गया। भीगे मौसम में लोगों ने खूबसूरत गीत गाकर खुशी का इजहार किया। वहाब कामरान की सुरीली रिपोर्ट देखिए। सावन आए ईद उल फित्र पर रिमझिम ने इस्लामाबाद वालों पर जादू कर दिया और हर कोई सुरीला हो गया। बच्चे हों या बड़े, सुहाने मौसम ने सब पर एक जैसा असर डाला। बादल आए हैं, काले बादल आए हैं, रिमझिम पड़े फुआर। सुरीली रिमझिम में लोगों का सुरीला मूड देखकर हम भी सुरीले हो गए। बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। खैबर पख्तूनख्वा से ईद एंजॉय करने आए इस नौजवान ने पश्तो गाना गाकर मजा दोबाला कर दिया। सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीनी। अरबी नौजवानों ने बरखा रुत में अपनी जुबान में गीत गाकर खुशी का इजहार किया। शहरी कहते हैं आसमान से गिरती बूंदों का अलग ही रिदम है। इस पर दिल के तार बजते हैं और होंठ गुनगुना उठते हैं। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो वहाब कामरान ने आपको तमाम ज़बानों में गाने सुनवा दिए। आगे बढ़ें। छोटी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। रिश्तेदारों से मिलने और ईदी बटोरने के बाद बच्चा पार्टी चिड़ियाघर जा पहुंची है। अहवाल ले लेते हैं, इरफान मूसा जई साथ है। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशावर ज़ू में, जहाँ पर पिशावर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। अपने बच्चों को चिड़ियाघर की सैर करा रहे हैं। बच्चे जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज वो अपनी पसंदीदा जानवर जो है वो देख रहे हैं। कोई शेर को देखकर खुश हो रहा है तो कोई जो है वो टाइगर का जो है वो दीदार कर रहा है और काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बच्चे जो है वो अपनी पसंद की हिरन को भी देख रहे हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो तोते हैं, इसी तरह जो है तीतर है, मोर है, तो उससे भी वो उसको देखकर काफ़ी जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो जो है वो ईद का मौके पर जो है वो अपने वालिदैन को ज़िद कर रहे थे कि आज जो है वो ज़ू जाएंगे और ज़रूर जो है वो पिशावर ज़ू में जो है मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे जो है वो देखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ईद का मौका है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे जो है वो यहाँ पर हाथी, नीलगाय और पहाड़ी घोड़े को मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है वो पिशावर ज़ू में ये जानवर जो है वो नहीं पहुंचे। जी चलिए जी, कराची का रुख कर लेते हैं। ईद उल फितर के तीसरे रोज कराची के शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंच गई है। इस त्यौहार को कैसे एंजॉय किया जा रहा है, रिहान अहमद से हम जानते हैं। रिहान, वैसे ये आप रिपोर्टर्स के लिए ना बड़े मज़े हैं, जब आप लाइव हिट के लिए जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो आप खुद भी सी व्यू के मज़े ले लेते हैं। बताइए, बच्चे बड़े कैसे एंजॉय कर रहे हैं?
ये आपको ऐसा लगता है कि हम मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन जो गर्मी इस वक्त यहाँ पे और जो रेत उड़ रही है वो काफ़ी परेशान कुन है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं CBU के ऊपर। कल भी आवाम का शदीद रश रहा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या ख़वातीन, तमाम जो हैं वो यहाँ पर अपने साथ कूलर लेकर आए हैं, खाने का सामान लेकर आए हैं, पानी में नहा रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं। और मज़े की बात ये जो मैंने नोट किया यहाँ पे आके कि गर्मी जो है उसको बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे, गर्मी कोई चीज़ ही नहीं है। तो ईद के तीसरे दिन ईद के हर लम्हे का मज़ा जो है वो ले रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोग कराची के साहिल के ऊपर। कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। दानियाल और सोनू, दो कज़न्स थे जो डूब गए थे नहाते हुए। उसमें से सोनू जो था उसकी जो बॉडी थी वो रिकवर हो गई थी, दानियाल की अब तक नहीं हुई, तलाश जारी है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो देख रहे हैं इस वक्त हमारा बुलेटिन ये कि प्लीज़ समंदर में ज़्यादा गहराई तक जाने से गुरेज करें और किनारे से ही समंदर को एंजॉय करें। जी, बेहद अच्छी बात की आपने रेहान के एंजॉय करने ज़रूर जाएं, लेकिन समंदरी हुदूद में रहें, ज़्यादा आगे मत जाएं। नाखुशगवार वाक़यात पेश आ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि कल एक हादसा पेश आया यहाँ पर। उन फैमिली से ख़ासकर माहरू ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जब वो जाएं CBU पर एंजॉय करने के लिए, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। तेज़ लहरें आती हैं, बच्चों को पानी में आगे तक मत जाने दें। इसके साथ साथ जो लड़के हैं जो तैराकी का शौक़ रखते हैं वो तैराकी करें, लेकिन ज़्यादा आगे मत जाएँ। अच्छा रेहान, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ये बताइएगा कि कल जो हादसा रूनुमा हुआ है, अफसोसनाक हादसा, उसके बाद यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप सिक्योरिटी के हवाले से? सिक्योरिटी के इंतजाम तो मुझे कोई लाइफ गार्ड वगैरह या इस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। जबकि ईद के मौके पे या स्पेशल जो मौके होते हैं हमारी कौमी तारीख़ के, जिसमें अवाम बड़ी तादाद में समंदरों का रुख करती है, साहिल समंदर का, डेफिनेटली यहाँ पे लाइफ गार्ड्स होने चाहिए अवाम की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ना तो आज मैं ऐसा कोई यहाँ पे मंजर देख रहा हूँ, न इससे पहले कभी देखा है। तो इस हवाले से तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी डीज़ल पे नुकसान नहीं किया, लेकिन हम 70 रुपये डीज़ल पे नुकसान कर रहे हैं। जो IMF को वादा किया उस हिसाब से उसके ऊपर 30 रुपये लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो 250 के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो डीज़ल की कीमत खान साहब के वादे के मुताबिक कम से कम 300 होनी चाहिए, 295 होनी चाहिए। तो वादा अगैन उन्होंने वाशिंगटन DC में 295 का किया, यहाँ पर वो 145 का कर दिया, हुकूमत के ऊपर ख़र्चा डाल दिया। अब ये बात सुने कि हुकूमत के पास कहाँ से पैसे आते हैं। हुकूमत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत तो हम सब का कॉम्बिनेशन है। मैं भी हुकूमत हूँ, आप भी हुकूमत है, हम सबको मिलकर, यानी कि जो बोझ डाला है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ही डाला है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो मिफ्ता इस्माइल के जेब में नहीं जाती है, जबकि इल्ज़ाम ज़ाहिर कोई बात नहीं, हमें आना चाहिए। या कम होती है तो हमारी जेब से नहीं जा रहा होता, ये हुकूमत पाकिस्तान का ख़र्चा होता है, ये आम पाकिस्तानियों का ख़र्चा होता है, उनकी जेब से जा रहा होता है या उनकी जेब से आ रहा होता है। और क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो हुकूमत को ये कर्ज़ लेना पड़ता है मार्केटों से। मई के महीने के अंदर इस प्राइस को अगर हम मेंटेन करें, और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और ना कोई आज की तारीख में कुछ दिनों में कोई मुतवक्को है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं कराची में था तो मैंने कहा कि कराची में हमारे भाइयों को मैं समझाता चलूँ, फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी बात मौका मिलेगा तो करूँगा वहाँ पे भी, कि जो इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का, हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे तो 102 अरब रुपया है, 102 अरब रुपया। अब कहना बड़ा आसान है 102 अरब रुपया, लेकिन 102 अरब कितना होता है मैं आपको ये बता दूँ तो पर मंथ 102 अरब रुपया एक महीने का हजम है जो नुकसान का, वो 102 अरब रुपये है जी। 102 अरब रुपये इतने होते हैं कि पूरी हुकूमत चलाने की, जो सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का जो ख़र्चा है महीने का, वो तकरीबन 45 अरब रुपया है। 45 अरब रुपया हुकूमत चलाने का ख़र्चा, पूरी हुकूमत चलाने का, हर मिनिस्ट्री चलाने का, सब खर्चे का खर्चा सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का, सारी कोर्ट्स चलाने का, जो स्कूल का निज़ाम चलाने का, पुलिस का निज़ाम चलाने का, सारा ख़र्चा जब आप मिलाते हैं तो वो 45 अरब रुपया महीने का होता है, जो हर साल इत्तफाक से PI नुकसान भी करती है। वो ख़र्चा जो 45 अरब रुपये का हुकूमत चलाने का है, आज हम 102 अरब रुपया नुकसान कर रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पे, यानी कि हम 2.25 हुकूमतों जितना एडिशनल ख़र्चा कर रहे हैं। अब एक टैक्स आता है और एक टैक्स में एक हुकूमत हमसे चलती नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि इधर 3.5 हुकूमतें चलाओ इसी टैक्स में, तो ये हो नहीं सकता। तो 106 अरब रुपया या 102 अरब रुपया हमको मार्केट से बोरो करना पड़ता है।
हम मार्केट से बोरो करने जाते हैं तो अपनी मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई है। स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी के लॉस के तहत हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। अगर मैं स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो करता तो मुझे इंटरेस्ट तो लगता, वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट लगता, लेकिन स्टेट बैंक में वो इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन उससे जब स्टेट बैंक हमको लैंड करती है उसका मतलब है हम पैसे छाप रहे हैं, वो पैसे छाप दे हम उसको दे देती है। एक इस तरह तस्वीर ले लीजिए, उससे महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास चीज़ें तो उतनी रहती हैं लेकिन नोटें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ज़्यादा नोटें जब कम चीज़ों को जारी होती हैं तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। अगर स्टेट बैंक से मैं बोरो करता हूँ, अगर स्टेट बैंक से बोरो नहीं करते और दूसरे बैंकिंग वगैरह सेक्टर से बोरो करते हैं तो वहाँ पर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब आपने देखा कि पिछले जो बॉन्ड्स हुकूमत के बेचे हैं वो तकरीबन 15% बॉन्ड बिके हैं, जबकि स्टेट बैंक बैंकों को 12% पे कर्ज दे रही है, 12.5% पे कर्ज दे रही है, वापस कर्ज ले रही है उससे 15% पे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मज़ीद बढ़ ना जाए इंटरेस्ट रेट या मज़ीद कुछ मसाइल ना हो जाएं। तो क्योंकि 106 अरब रुपया इतनी ज़्यादा कीमत है कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि वो मार्केट हिल जाती हैं। हमको बोरो करने में तकलीफ़ हो रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि जब हुकूमत ये पैसे बोरो कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास ये पैसे नहीं रहते, बैंकों के पास ये पैसे नहीं रहते प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, तो सरमायाकारी की और सनतकारी के अंदर कमी आ जाती है। उसके बाद एलसीयाँ खोलनी होती हैं, जैसे दाल की एलसी खोलनी है, दूध की एलसी खोलनी है, खुर्दनी तेल की एलसी खोलनी है। उसकी एलसी खोलने के लोगों के पास, बैंक के पास पैसे नहीं रहते। जब वो एलसियाँ नहीं खुलती हैं या ईंधन की एलसी खोलनी है तो उससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि एलसी नहीं खुल रही है। अगर दालों की शॉर्टेज हो जाएगी तो दाल महंगी हो जाएगी, ये सब आप समझते हैं बात। जब खुर्दनी तेल की शॉर्टेज हो जाएगी तो खुर्दनी तेल महंगा हो जाएगा, ये बात भी आप समझते हैं। मगर जब दूसरी बड़ी कंपनियों के पास पैसे नहीं होते, पीएसओ वगैरह के पास, और वो नहीं कर सकते, वो बैंक उनको एलसी नहीं खोलती है, डिले करती है बैंक, तो ईंधन की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ जाती है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी लिमिटेड पैसे होते हैं। अब हर महीने हमको पैसे देने होते हैं। इस वक्त जो खान साहब लोड शेडिंग करके छोड़ के गए हैं, 7,500 मेगावाट जो पावर प्लांट बंद थे, जिसमें से 5,000 मेगावाट पावर प्लांट इसलिए बंद थे कि ईंधन नहीं था उनके पास, और 2,000 मेगावाट इसलिए बंद थे कि उन्होंने मरम्मत नहीं करवाई थी और सही वक्त पे मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। अमूमन पावर प्लांट्स की सर्दियों में मेंटेनेंस होती है जबकि डिमांड कम होती है, ताकि गर्मी में वो चल सके। तो खैर इनकी हुकूमत में आपको पता है ना कि अहलियत को नाराज़ पहले दिन से कर दिया था, तो अहलियत रूट के चले गई थी, तो सिर्फ नाअहली पे गुजर बसर था इनकी हुकूमत का। तो ये पावर प्लांट्स इनके बंद थे, और अगर आप इतना पैसा बोरो करेंगे तो फिर हमके पास पैसे नहीं होंगे मिनिस्ट्री के पास कि पावर की मिनिस्ट्री को दे सके ताकि वो वक्त पे ईंधन खरीद सके, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दे सके ताकि वो वक्त पे एलएनजी खरीद सके। पीएसओ को इस वक्त जो खान साहब छोड़ के गए हैं, पीएसओ का अकाउंट रिसीवेबल जो है, जो पीएसओ को कर्ज लेना है, वो 500 अरब रुपया है, 500 अरब से ज़्यादा है जिसको पीएसओ को देना है। अगर पीएसओ को वो नहीं मिलते पैसे तो पीएसओ काम नहीं कर सकती। खान साहब की हुकूमत में पीएसओ ने एनर्जी सेक्रेटरी को लिखा था कि हम अब किसी और कंपनी के लिए एलसी नहीं खोल के तेल नहीं मंगवा सकते क्योंकि हमारे पास इतनी सख्त नहीं है। SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, जो कि पंजाब और केपी में गैस सप्लाई करती है, उसमें 200 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं मौसूफ पिछले 3 सालों में। 200 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं 3 सालों में। उस नुकसान को भी हमने भरना है अभी, वरना SNGPL जो है वो भी अपनी सप्लाई के अंदर उसके भी मसले आ जाएंगे। मुझे PSO के पैसे देने हैं क्योंकि उधर भी मसले आ जाएंगे, वरना वो पेट्रोल नहीं मंगवा सकेंगे, डीजल नहीं मंगवा सकेंगे और क्रूड ऑयल नहीं मंगवा सकेंगे। हर जगह पे इमरान खान की हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से मसाइल छोड़ के गई है, और ये बात मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मजबूरन करनी पड़ रही है कि सीरियसली मतलब इतने मसाइल छोड़ के गई है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क अमेरिका नहीं है, ये मुल्क सऊदी अरब नहीं है, ये मुल्क गरीब है। हम भी इस मुल्क को जब छोड़ के गए थे तो अमीर मुल्क नहीं था, लेकिन एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, तरक्की होता हुआ मुल्क था। 6% मईशत बढ़ रही थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गैस का सर्कुलर डेट का। पावर की लोड शेडिंग ज़रूर थी, 1062 अरब रुपए की मई 2018 में पावर की लोड शेडिंग थी, बिजली के सेक्टर की। गैस के सेक्टर के अंदर लोड शेडिंग आपने सुनी भी नहीं थी। आज गैस के सेक्टर में 1500 अरब रुपए की लोड शेडिंग खड़ी है। वो 1500 अरब रुपए मुझे इमरान खान ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपए क्या इनके वज़रा मुझे ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा इनको देने के लिए उन कंपनीज़ को, जिधर इमरान खान साहब जो है वो लोड शेडिंग छोड़ के गए हैं गैस सेक्टर की। 1062 अरब रुपया पावर सेक्टर की हुकूमत पाकिस्तान छोड़ के गए थे, हम छोड़ के गए थे
2018 में, और वो उस वक्त हम छोड़ के गए थे। आप देखें कि हमने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमारे ऊपर हमसे ये काम करवाया। ये हमारे लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया कि हमारे ऊपर से ये काम करवाया कि 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ के हाथ से पाकिस्तान में लगवाया हमने 5 साल में। इन्होंने 1 मेगावाट नहीं लगाया और 2600 अरब रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है आज सर्कुलर डेट। तो वो 2600 अरब रुपये मुझे कौन देगा आज? मुझे वो इमरान खान साहब देंगे वो 2600 अरब रुपये कि दो मुझे वो 2600 अरब रुपये और 1500 अरब रुपये गैस का सर्कुलर डेट, मुझे दो वो 200 अरब रुपये जो SNGPL को आप नुकसान करा गए क्योंकि आपने LNG को सस्ते दामों में गैस के दामों में बेच दिया और आपसे मैनेज नहीं हो सकी। आपको समझ नहीं आई कि ये LNG जो है ये 3000 रुपये की गैस है, इसको 200 में नहीं बेचते क्योंकि किसी और के पैसे थे, आपने सस्ती शौहरत के लिए वो बेच दिया। ये मुझे कौन ये बताएगा कि 20% जो है इस वक्त सुई सदन गैस की UFG हो जाती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, हवा में उड़ जाती है गैस। इनको ये नहीं पता कि हवा में उड़ जाती है, लोगों ने चोरी कर ली, इनको पता ही नहीं है। वो पैसे वो 20% गैस, मतलब अगर ये 1200 मिलियन क्यूबिक फीट इनके सिस्टम में है तो इसका मतलब है कि 240 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ये उड़ा देते हैं। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर साइट का और पूरी CNG चल जाएगी 240 मिलियन क्यूबिक फीट में, इतनी गैस हवा में उड़ गई। इसके पैसे मुझे कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि माजी की हुकूमत ने मुल्क के लिए माली मुश्किलात पैदा की हैं। इमरान खान IMF से वादे और मुआहदे करके गए थे। इमरान खान के IMF से मुआहदों का बोझ हम उठा रहे हैं। ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। कराची सी व्यू पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी है। ज़ीशान मुगल इस पर रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद सिंधी पाड़ा के 11 दोस्त सी व्यू पर पिकनिक मनाने पहुंचे। ऊंची लहरों को देखते ही नौजवानों का दिल ललचाया और नहाने लगे। नहाते हुए 20 साला नौजवान दानियाल और 21 साला सोनू डूब गए। दोनों आपस में कजन थे। खबर मिलते ही फलाही इदारों के गोताखोरों ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोनू की लाश को निकाल लिया गया। दानियाल की लाश की तलाश अब भी जारी है। दोस्तों के साथ आया था घूमने के लिए, 5 जने नहाने के लिए गए, 3 बार आ गए, वो दो नहीं आए हैं। एक मेरा बेटा है और एक मेरा भतीजा है। पहले भी आते रहते हैं, तो अभी हमें थोड़ी मालूम था कि भाई जाएगा ये वापस नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो हम जाने थोड़ी देते। दानियल के कजन का कहना था कि इंतजामिया और पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, लेकिन उन्होंने कोई ताउन नहीं किया। कल 4 बजे से यहाँ बैठे में, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी बात पे हमारे अमल नहीं हो रहा, ना पुलिस वाले कोई सुन रहा है, ना कोई भी आगे नहीं बढ़ के आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान 6 मई को मियांवाली में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने आवाम को इस्लामाबाद कॉल के लिए तैयार रहने की अपील कर दी। मियांवाली जुमे को इंशाअल्लाह मगरिब से पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये मैं अपना आगाज कर रहा हूँ। जो मेरी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, इस मुल्क को एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, उससे उसकी ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए जो इस्लामाबाद की मैंने कॉल दी है, उसकी तहरीक को उठाने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है और सारे पाकिस्तान में पैगाम देना है कि मियांवाली मेरे साथ खड़ा है, ग़ुलामी नामंजूर के साथ खड़ा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के साथ खड़ा है और मियांवाली तैयार है जब मैं कॉल दूंगा इस महीने इस्लामाबाद आने के लिए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की ताहियात नाहली का मामला जल्द हल हो जाएगा। वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारर का बड़ा दावा, कहा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर है, उम्मीद है अदालत कानून की रोशनी में मामले को सुलझा देगी। देखिए, वो ऑलरेडी एक जो 184(3) की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि एक बड़ा मोतबर अदारा है इस मुल्क का, उन्होंने दायर कर रखी है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 2 सालों में जो भी फैसला जात आए हैं 62(1)(f) के मुतल्लिक, उसमें उन्होंने काफ़ी वो जो स्कोप है उसका नैरो किया है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब जब इसकी तशरीह की जाएगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त में,
तो मुझे ये कवी यकीन है कि ये जो ताहयात नहली वाला मामला है ये सुलझ जाएगा। उधर फवाद चौधरी ने शहबाज सरकार पर शदीद तनकीद की है। कहते हैं कि आर्जी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। मुल्क में महंगाई की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर बंद है। ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं। मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है। अमेरिका ने कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द हमले की मसम्मत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ताउन जारी रहेगा। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना था कि दहशतगर्द हमला कहीं भी हो काबिल मजम्मत है, खुसूसन तालीमी और मजहबी मकामात पर हमले अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ताउन जारी रहेगा। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की कदर करते हैं और बाहमी ताउन जारी रखेंगे। और अर्जेंटाइन के लेजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की हैंड ऑफ गॉड वाली शर्ट 7.1 मिलियन पाउंड में नीलाम हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खेलों की यादगारी अशिया के लिए अदा की जाने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। डियागो मैराडोना ने नीलाम होने वाली शर्ट 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पहनी थी, जिसमें 2 यादगार गोल स्कोर किए थे। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।